स्वागत है। आज हम निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की दुनिया को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, खासकर उनके लिए जो NISM परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि निवेश के अलग अलग प्रकार क्या हैं और उनमें कैसे निवेश किया जा सकता है। हाँ, मतलब हमारा इरादा है कि जो सोर्सेज हैं उनसे मेन पॉइंट्स निकालकर एक क्लियर पिक्चर दे सकें। एग्जैक्टली। इसमें इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, ये सब आएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट होता क्या है असल में? देखिए, मोटे तौर पर देखें तो निवेश फाइनेंशियल हो सकते हैं या नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड। हाँ बिल्कुल, जमीन, सोना, ये सब। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में बेसिकली पैसों का लेन देन होता है, कैश फ्लोज का एक्सचेंज। और इसमें भी दो मेन कैटेगरीज हैं, डेट और इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी से शुरू करते हैं। इक्विटी का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी, है ना? ओनरशिप। हाँ, ओनरशिप। इससे आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिलता है और आमतौर पर वोटिंग का अधिकार भी। इन्हें रेजिडुअल क्लेमेंट्स भी कहते हैं, राइट? मतलब कंपनी अपनी सारी देनदारियां चुका दे, उसके बाद जो बचता है उसमें इनका हक होता है। बिल्कुल सही। और इक्विटी शेयर्स के अलावा एक और चीज होती है, प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, उनमें क्या फर्क है? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड मिलने में और अगर कंपनी बंद हो रही है तो पैसा वापस मिलने में इक्विटी वालों से पहले प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन आमतौर पर इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ओके, ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव, जहाँ पिछला बकाया डिविडेंड जुड़ता जाता है, या नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल भी। कुछ कंपनियां डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स भी इशू करती हैं, DVRs, जैसे टाटा मोटर्स ने किया था 2008 में। इंटरेस्टिंग। ये तो कुछ इक्विटी और डेट का मिक्स जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। चलिए, अब आते हैं फिक्स्ड इनकम पर। इनको डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। हाँ, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये बेसिकली एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, जिसमें निवेशक को एक तय समय के लिए एक तय कैश फ्लो मतलब पैसा मिलने का वादा होता है। ये कौन जारी करता है? मतलब कंपनियां या सरकार? दोनों। कंपनियां भी करती हैं, नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Secs जिन्हें कहते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स, वो तो लगभग रिस्क फ्री माने जाते हैं, क्योंकि सरकार की गारंटी होती है। एग्जैक्टली। राज्य सरकारें भी बॉन्ड जारी करती हैं, जिन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, SDLs कहते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हाँ थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है सरकारी बॉन्ड्स के मुकाबले। अच्छा। और इस एक्स्ट्रा रिस्क को क्रेडिट स्प्रेड से मापा जाता है। ये बेसिकली सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड का फर्क होता है। ये क्रेडिट स्प्रेड जानना क्यों जरूरी है? ये दिखाता है कि बाजार उस कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना ज्यादा जोखिम देख रहा है। ज्यादा स्प्रेड मतलब ज्यादा जोखिम और शायद ज्यादा रिटर्न की उम्मीद भी। और इन इंस्ट्रूमेंट्स की सेफ्टी का अंदाजा रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग से लगता है, जैसे AAA सबसे सुरक्षित और D मतलब डिफॉल्ट। समझ गया, ठीक है। अगली कैटेगरी है कमोडिटीज। हाँ, कमोडिटीज। इसमें कृषि उत्पाद मतलब सॉफ्ट कमोडिटीज जैसे गेहूं, सोयाबीन, और हार्ड कमोडिटीज जैसे सोना, चांदी, कच्चा तेल, ये सब आते हैं, बिल्कुल। और इनमें खास बात है, क्या? इनका स्टॉक्स और बॉन्ड्स के साथ कोरिलेशन अक्सर लो होता है। मतलब जरूरी नहीं कि शेयर बाजार गिरे तो ये भी गिरे। अच्छा, तो ये डाइवर्सिफिकेशन में मदद करते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क कम करने में। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इन्हें पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है। सोना तो खैर ऐतिहासिक रूप से एक सेफ हेवन एसेट माना ही गया है। और हाँ, मौसम का असर सॉफ्ट कमोडिटीज पर बहुत ज्यादा होता है। निवेश अक्सर वायदा बाजार मतलब फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए होता है। ओके, अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है, इकोनॉमी के लिए भी एक ड्राइवर है। इसे इन्फ्लेशन हेज भी मानते हैं ना, महंगाई से बचाओ। हाँ, माना जाता है। इसमें निवेश या तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए होता है, या फिर किराए से रेगुलर इनकम के लिए। आजकल रीट्स भी आ गए हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हाँ, सुना है इनके बारे में। इनके जरिए छोटे निवेशक भी बिना पूरी प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट मार्केट में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। इनके अलावा और क्या विकल्प हैं? आपने स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स का जिक्र किया था। हाँ, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। कस्टमाइज्ड निवेश समझ लीजिए। इनका रिटर्न किसी और चीज जैसे कोई स्टॉक इंडेक्स या कोई शेयर या कमोडिटी की परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, MLDs,
इसका एक उदाहरण है। और फिर है डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज। डिस्ट्रेस्ड मतलब जो मुश्किल में है। हाँ, ये उन कंपनियों की इक्विटी या डेट होती हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं या दिवालिया होने वाली हैं। ये बहुत सस्ते मिल सकते हैं, पर रिस्क जाहिर है बहुत ज्यादा होता है। इन्हें कभी-कभी फॉलन एंजल्स भी कहते हैं। ओह, आर्ट और कलेक्टिबल्स भी एक उभरता हुआ विकल्प है, पर वो इलिक्विड होते हैं, मतलब आसानी से बिकते नहीं। और विदेश में निवेश, वो भी पॉसिबल है? हाँ, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत भारतीय नागरिक विदेश में भी निवेश कर सकते हैं। इससे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। वाह काफी सारे ऑप्शंस हैं, पर सवाल यह है कि इनमें निवेश करें कैसे? तरीके क्या है? मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट मतलब? खुद से खरीदना। हाँ। जब निवेशक खुद सीधे शेयर्स, बॉन्ड्स, सोना या रियल एस्टेट खरीदते हैं। इसमें ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी जैसे इंटरमीडियरीज मदद करते हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा है मैनेज्ड पोर्टफोलियोज या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें कई निवेशक अपना पैसा एक पूल में डालते हैं और उसे फिर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स? हाँ, म्यूचुअल फंड्स, MFs, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, AIFs, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, PMS या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, CISs। इनमें फायदा ये है कि आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मिल जाती है, अक्सर कम लागत पर, और डाइवर्सिफिकेशन भी। यहीं पर शायद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का रोल आता है, सेबी रजिस्टर्ड वाले। बिल्कुल। RIAs यानी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं। ये फीस लेकर सलाह देते हैं, क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं और उनका फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। इम्पॉर्टेंटली, उन्हें निवेशक के हित में ही काम करना होता है। ये जानना जरूरी है। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि MFs, AIFs और PMS में रेगुलेशन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट और कॉम्प्लेक्सिटी में काफी फर्क होता है। जैसे? MFs आमतौर पर रिटेल यानी छोटे निवेशकों के लिए ज्यादा सूटेबल है। AIFs और PMS ज्यादातर HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। समझ गया। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, हमने निवेश के कई पहलू देखे। इक्विटी, डेट, कमोडिटी, रियल एस्टेट और निवेश करने के तरीके भी। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इतने सारे विकल्प हैं और उनमें अपनी जटिलताएं भी हैं। तो सही जानकारी और अगर जरूरत हो तो एक्सपर्ट सलाह का महत्व बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल, ताकि ये निवेशक अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच सकें। एग्जैक्टली। तो अगली बार तक इस पर सोचिएगा। क्या आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में, जहां हर तरफ से जानकारी बरस रही है, एक निवेशक के लिए सही और अनबायस्ड मार्गदर्शन ही उसकी सबसे कीमती संपत्ति, सबसे वैल्यूएबल एसेट है?